लास्ट लेक्चर में हमने जो है स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हमें डिस्कस करना है दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ऑल्दो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी कई बार एग्जामिनर क्या है इससे रिलेटेड हमारे पास क्या है क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए, जितने भी हमारे अरेन्स हैं उसमें हमने क्या कहा था, जो बेसिक जो हमारा यूनिट है मतलब उसके अंदर एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए दैट इज़ बेंजीन। ठीक है, इसलिए वो कंपाउंड जो बेंजीन कंटेन करते हैं उनको हम बोलते हैं बेंजीनोइड्स, और वो जनरली क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं नेचर में। स्टार्टिंग में एरोमेटिक की यही डेफिनेशन दी गई थी कि वो कंपाउंड्स जो बेंजीन कंटेन करते हैं वो क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। लेकिन बाद में कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी डिस्कवर हुए, ठीक है, जो क्या है उनके अंदर बेंजीन नहीं है, फिर भी क्या है वो एरोमेटिक करेक्टर एग्जिबिट करते हैं, मतलब वो वाली प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं। तो उनको हमने फिर एक अलग कैटेगरी में डाल दिया, दैट आर नोन एज नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। ठीक है, तो हमारे जो एरीन्स हैं वो बेंजीनोइड कंपाउंड्स हैं। तो अब हमें एरीन्स के ही स्ट्रक्चर को पढ़ना है। तो एरीन्स के अंदर जो पहला जो बेसिक चीज़ है, उनके अंदर जितनी भी बेंजीन है या फिर बेंजीन के जितनी भी सब्स्टिट्यूटेड रिंग्स हैं वो सारी की सारी किस कैटेगरी में आ जाती हैं, हमारे पास एरीन्स की कैटेगरी में आ जाती हैं। लेकिन उनका बेसिक यूनिट क्या है, बेंजीन। तो हमें बेंजीन के बारे में स्टडी करना है। तो जब हम बेंजीन के मोलिकुलर फार्मूला को स्टडी करते हैं तो हमें पता है बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। ठीक है, केमिकल बिहेवियर का अगर देखा गया जब किसका, बेंजीन का, तो ये देखा गया कि जनरली नॉर्मल एलिफेटिक जो अनसैचुरेटेड हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनकी तरह हमारी बेंजीन जो है एडिशन रिएक्शन शो नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है ये, ठीक है, ये क्या है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो अगर आप यहाँ पर एडिशन रिएक्शन करोगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए देखा गया कि जो बेंजीन की जब केमिकल रिएक्शन करवाई गई तो वो नॉर्मल एलिफेटिक कंपाउंड्स की बजाय जो बाकी कंपाउंड्स जो एडिशन रिएक्शन शो कर रहे थे, बेंजीन ने क्या शो किया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो की। जैसे बहुत सारी आपकी एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे जब आपने Cl2 के साथ रिएक्ट करवाया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर Cl आ गया, HNO3 के साथ करवाया, नाइट्रेशन हो गया, आपने H2SO4 के साथ करवाया, सल्फोनेशन हो गया और सल्फोनिक एसिड बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बेंजीन रिंग एडिशन रिएक्शन की बजाय क्या शो करती है, जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। सिमिलरली फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन में भी क्या हुआ, एक हाइड्रोजन रिमूव होकर क्या लग गया, यहाँ पर R ग्रुप लग गया। हाँ, कुछ हद तक क्या है एडिशन रिएक्शन भी शो की बेंजीन ने, लेकिन तब जब हमने क्या किया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशंस क्या की अप्लाई की। जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ बेंजीन रिंग के ऊपर तो ये क्या हो गया, C6H12 हो गया, लेकिन हमने बहुत हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन करवाई। सेम यहाँ पर एडिशन ऑफ हेलोजन भी करवा सकते हैं आप, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बेंजीन जो है वो नॉर्मल जो है एलिफेटिक जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी तरह करैक्टरिस्टिक शो नहीं करती है, ना ही वो क्या है डीकलराइज करती है पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को। क्योंकि आपने सुना होगा, आपने देखा होगा जब हमने एल्कीन चैप्टर किया था तो हमने कहा था जितनी भी एल्कीन्स होती हैं वो क्या है, KMnO4 का जो पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है उसको डीकलराइज कर देती हैं। लेकिन बेंजीन में भी तो डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब बेंजीन को भी करना चाहिए था डीकलराइज, लेकिन बेंजीन डीकलराइज नहीं करती है। तो साथ ही साथ ये एडिशन रिएक्शन भी शो नहीं करती है हेलोजन एसिड्स के साथ। ठीक है, तो जब आइसोमेरिक नंबर के बारे में डिस्कस किया गया, थर्ड पॉइंट है अब इसका, कितने आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं। तो बेंजीन क्या है, एक ही आइसोमर एग्जिस्ट करता है जब हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन हटाकर क्या लगा देते हैं, कोई भी सब्स्टिट्यूट लगा देते हैं। बिल्कुल, मान लीजिए बेंजीन है आपकी, ठीक है, आपने क्या करवा दिया, मान लो आपने Cl ऐड करवा दिया, Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दी। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर ये 6 की 6 हाइड्रोजन क्या है, इक्विवेलेंट हैं। तो इक्विवेलेंट होने की वजह से आप चाहे किसी भी हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर क्लोरीन को प्लेस करवा दीजिए, वो सारे के सारे क्या देंगे, ओनली एक ही आइसोमर देंगे, कि वो सारे के सारे क्या होंगे, आइडेंटिकल होगी। चाहे मैं यहाँ लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड ही है। तो जब आप मोनो सब्स्टिट्यूशन करवाओगे तो क्या है, ओनली क्या मिलेगा आपको, एक आइसोमर मिलेगा। लेकिन जब आप क्या करवाते हो, एक क्लोरीन आपने ऐड करवा दिया, ठीक है, लेकिन अब आप डाई सब्स्टिट्यूशन करवाओगे तो यहाँ पर अब 3 आइसोमर बनने के चांसेस है, वो जल्दी। अब जो एक और आप क्लोरीन ऐड करवा रहे हो, या तो ऑर्थो पोजीशन पे लग सकता है, या पैरा पे या मेटा पे, तो यहाँ पर ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे, तो यहाँ पर आपके क्या है, 3 आइसोमर बनने की चांसेस है जब आप एक और क्लोरीन इसके ऊपर क्या करवाओगे, ऐड करवाओगे, एक और ऐड करवाने के बाद। ठीक है, तो डाई सब्स्टिट्यूशन क्या करता है, 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट फॉर्म करता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसका स्ट्रक्चर। जब इसकी प्रॉपर्टी स्टडी कर ली गई तो इसका स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, केक्यूल। ठीक है, वैसे अकेला ये केक्यूल का वर्क नहीं था, इसमें और भी साइंटिस्ट लाइक डेवार, क्लॉज हो गया आपका, आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया, थेले हो गया, केक्यूल, इन सब ने क्या किया, बेंजीन का एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया और ये वाला था वो स्ट्रक्चर।
ठीक है, जिसमें क्या है, देखो बॉन्ड फिक्स है, इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और इस कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, और साइड में क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये हेक्सागोनल टाइप का कैक्यूल ने क्या किया, स्ट्रक्चर प्रपोज किया। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है क्या शो कर रहा है कि जितने भी हाइड्रोजन हैं वो सारे के सारे इक्विवेलेंट है। इसलिए जब आप मोनो सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेम ही प्रोडक्ट आपको क्या होने वाला है, ऑब्टेन होने वाला है, क्योंकि सारे के सारे हाइड्रोजन क्या है, सेम है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या किया गया, इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा, और साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ जो इसने बोली वो देखिएगा। जब आप, ये तो मोनो सब्स्टिट्यूशन की बात हुई, एक आपने करवा दिया, लेकिन अब आप डाई सब्स्टिट्यूशन करवाना चाहते हैं, तो जब आपने एक और क्लोरीन ऐड करवाया, मतलब एक और वाई ग्रुप आपने ऐड करवाया, तो इसने कहा कि एक तो मेटा प्रोडक्ट बनेगा, 3 आइसोमर बनेंगे, एक पैरा और 2 ऑर्थो। देखो ये एक ऑर्थो बन रहा है, एक ऑर्थो, एक ये 2 ऑर्थो, मतलब एक बार वाई इधर ऐड हो गया, एक बार वाई इधर, तो 2 ऑर्थो मिलते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक मेटा मिलता है और एक पैरा मिलता है। ठीक है, और इसने ये कहा कि ये जो दोनों ऑर्थो प्रोडक्ट हैं ये एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, ये सेम नहीं है, पोजीशन में भी डिफ़र हैं भाई, बिल्कुल है। यहाँ पर तो देखो ये वाई ग्रुप इस कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा है उसके साथ है, लेकिन यहाँ पर ये वाई ग्रुप के बीच का ये जो 2 कार्बन है यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये वाई और ये वाई जो ऑर्थो पोजीशन पर हैं वो क्या है, अलग अलग क्या कर देंगे, हमें प्रोडक्ट यील्ड करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 ऑर्थो जो हमारे पोजीशन हैं वो डिफरेंट होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। इसलिए क्यूल ने क्या किया, अपनी इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम कर दिया और इसी का ही एक और स्ट्रक्चर प्रपोज कर दिया। भाई ये स्ट्रक्चर क्या रहता है, इसके साथ क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो बेंजीन ये 2 स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसमें यहाँ भी डबल बॉन्ड हो सकता है और यहाँ भी। तो बिल्कुल अब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो ये दोनों पोजीशंस ऑर्थो की क्या हो गई, सेम हो गई। लेकिन इस क्यूल स्ट्रक्चर की भी कुछ लिमिटेशन थी। क्या थी, पहले देखिए, अनयूजुअल स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। इसने बेंजीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया और ये नहीं बताया क्या कि जो बेंजीन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही क्यों शो करती है और एडिशन रिएक्शन क्यों शो नहीं करती है। ठीक है, सिमिलरली केमिकल रिएक्शन की भी आप बात कर सकते हैं। बहुत सारी केमिकल, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो बेंजीन है वो पोटेशियम परमैंगनेट की सोल्यूशन को डीकलराइज नहीं करती है, ऑल्दो वो डबल बॉन्ड कंटेन करती है फिर भी। तो दैट मीन्स कुछ केमिकल रिएक्शन क्यों, क्योंकि बेंजीनिंग बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, इसी वजह से वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करती है, वो सब्स्टिट्यूशन करना ज़्यादा पसंद करती है। नेक्स्ट, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और कंबशन की जब वैल्यू निकाली गई तो वो भी क्या है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो हमारे पास वैल्यू आई उससे मैच नहीं करती थी। नेक्स्ट, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जब निकाली गई बेंजीन में, किसका यूज़ करके, कैक्यूल स्ट्रक्चर का यूज़ करके, तो क्या है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या है, वो भी क्या है, जो है उतनी नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर हमारा फेल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस के अकॉर्डिंग भी क्या है, जो बेंजीन है वो क्या है, ओनली दीज 2 स्ट्रक्चर में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसका अच्छा ये एक और बात सच्ची, यहाँ पर ये कैक्यूल की लिमिटेशन हो गई। ठीक है, कैक्यूल की लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक और मॉडल आया जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये हमारे पास आया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या कहा कि रेजोनेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो बेंजीन है ना वो इन 2 स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ एक रेजोनेंस हाइब्रिड है। मतलब बेंजीन जो है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड आप समझते हैं ना कि जब 2 स्ट्रक्चर आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उस नए स्ट्रक्चर की एनर्जी इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में लाई करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। ये हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ने क्या कहा कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है ना वो ना तो इसके सिमिलर है ना तो इसके सिमिलर है, बल्कि इन दोनों के बीच में कोई एक रेजोनेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है और वो क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, बेंजीन की प्रॉपर्टीज हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब बेंजीन को ना तो हम पहले स्ट्रक्चर से डिफाइन कर सकते हैं ना 2, बल्कि इन दोनों के ही कंट्रीब्यूटिंग, ये क्या है, इन दोनों का ही एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ नोन एज कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। और वो क्या होता है, उसमें क्या है, इसकी भी कुछ एनर्जी होती है और इसकी भी कुछ एनर्जी होती है और उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अब ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इसकी एनर्जी कितनी फाइंड आउट होती है, 151 किलोजूल पर मोल होती है। ठीक है, जो क्या होती है, इन दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या होती है, कम होती है। जो इसका मतलब क्या हो गया, अब उस रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम हो गई, इसका मतलब वो स्टेबल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अगर वो स्टेबल है तो वो क्या करेगा, लेस केमिकल रिएक्शंस क्या करेगा, शो करेगा, अपने डबल बॉन्ड को जल्दी से टूटने नहीं देगा। ठीक है, अब एविडेंस क्या है इस रेजोनेंस हाइब्रिड के स्ट्रक्चर में, पहला कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। जब कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ निकाली गई तो ये फाइंड आउट हुआ कि अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड थे वो सब के सब इक्विवेलेंट आए।
ठीक है। और क्या आए, उनकी जो वैल्यूज़ थी वो सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में आई। ये नहीं ओनली सिंगल की या ओनली डबल की, नहीं, सारे के सारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वैल्यूज़ जो है सिंगल और डबल बॉन्ड की क्या आई, बीच में आई। आइसोमर निकाले गए तो पहले तो वही है कि जो जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है इक्विवेलेंट हैं, तो इसका मतलब जब आप मोनो सब्स्टिट्यूशन करोगे तो क्या हो गया, तब आपको सारे क्या है एक ही आइसोमर मिलेगा। प्लस जो जितनी भी ऑर्थो पोजीशन है और जो आपकी मेटा पोजीशन है वो सारी की सारी क्या होंगी, सेम होंगी बिल्कुल। क्योंकि देखिए ये बॉन्ड लेंथ भी सेम है, ये बॉन्ड लेंथ भी सेम है, तो चाहे आपका नया ग्रुप इस पोजीशन पर आकर जुड़े, चाहे आपका नया ग्रुप इधर आकर जुड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी की सारी बॉन्ड लेंथ क्या है आपकी, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन सेम है, दोनों मेटा पोजीशन क्या है यहाँ पर आपकी सेम है। स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करती है बिल्कुल, इसकी लोअर एनर्जी होती है जिसकी वजह से क्या होती है, स्टेबल होती है। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर के बेसिस पर भी आप डिफाइन कर सकते हैं, और ये हमने किया हुआ है भाई पहले। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर किसकी, बेंजीन की हुई है ना भाई, कि भाई कैसा हुआ भाई, कार्बन ने क्या किया, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 का मतलब होता है लीनियर, तो सारे के सारे कार्बन क्या है यहाँ पर लीनियर है। लीनियर होने की वजह से उसकी रिंग क्या रहती है, प्लेनर रहती है, और प्लेनर होने की ही वजह से क्या है, बेंजीन जो होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, उसकी लो एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो एडिशन रिएक्शंस जो है ज़्यादा शो नहीं करता, मेनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। प्लस ऊपर उसकी क्या रहती है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसी सराउंडेड रहती है, जो कैसे बनती है, हर एक कार्बन का जो p ऑर्बिटल है, जो एक एक लोन पेयर, जो एक एक इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, वो आपस में ओवरलैपिंग कर लेता है और क्या बना लेता है, अबव एंड बिलो एक रिंग की फॉर्मेशन कर लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। उसके बाद एविडेंस आई, बिल्कुल फ्लैट रिंग स्ट्रक्चर मिला जब स्टडी किया गया, इसके अकॉर्डिंग फ्लैट है हमारा जो है बेंजीन, तो स्टडी किया गया तो ये भी फाइंड आउट हुआ बिल्कुल, जो बेंजीन होता है उसके अंदर बॉन्ड एंगल क्या होता है, 120, और हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसकी वजह से रिंग क्या है हमारी प्लेनर है। नंबर ऑफ मोनो एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी आपको मैंने बता दिया कि सारे के सारे कार्बन इक्विवेलेंट है, तो उनके ऊपर हाइड्रोजन भी इक्विवेलेंट होंगे, तो जब आप मोनो सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया। और जब आप डाई सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं तो आपको कितने प्रोडक्ट मिलते हैं, 3 प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन कैक्यूल स्ट्रक्चर ने ये जो है मॉडिफिकेशन के बाद इस चीज़ को बताई थी, लेकिन हमने पहले जब नॉर्मल स्टडी की थी तभी हमें पता लग गया था कि कुछ ऐसा मिलना चाहिए हमें, कि जब आप मोनो करवाएं तो एक ही मिले आपको प्रोडक्ट, डाई करवाएं तो आपके पास क्या मिले, 3 आइसोमर मिले। और इस मॉडल का यूज़ करके हम क्या है बता सकते हैं क्या, कि सच्ची में जब हम करवाते हैं डाई सब्स्टिट्यूशन तो हमें क्या मिलते हैं, 3 आइसोमर मिलते हैं। सिमिलरली आप स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और आप जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को भी शो कर जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसके बेसिस पर ये पूछता है एग्जामिनर कि वाई बेंजीन ऑलवेज शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो क्या कर लेती है, इजीली अटैक कर लेती है किसको, किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को, और हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाता है किसी भी जो है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल से, ठीक है। स्टेबिलिटी तो आपको पता लग ही गई है, रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन भी आपने पहले की हुई है, तो यहाँ ये हमारा पोर्शन खत्म होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एरोमेटिसिटी क्या होती है। आपको पता है कि कुछ बेंजीन या फिर बेंजीन जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो क्या है, केमिकल बिहेवियर जिनका क्या रहता है, सेम रहता है, और उनकी वजह से हम उनको क्या कर सकते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड से क्या है अलग कर सकते हैं। तो वो कंपाउंड्स जो क्या है एक स्पेशल प्रॉपर्टी, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कैरेक्टर बोलते हैं, और उन कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं, और वो जो कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं एरोमेटिसिटी बोलते हैं, ठीक है। और इसके बारे में हम क्या करेंगे, कल के वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कल के वीडियो लेक्चर में ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू।